स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में मैंने आपको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लास्ट टॉपिक कराया था। आज उससे आगे के दो कॉन्सेप्ट्स आज और करेंगे, प्लस न्यूमेरिकल्स करेंगे, जितना हमने कॉन्सेप्ट्स किए उस पे बेस्ड। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो आज का टॉपिक है वो आपका, हमने लास्ट जो किया था वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी। अब हम दो पॉइंट्स और बात करेंगे उनमें। पहला पॉइंट है, फ्यू टर्म्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहली टर्म है, ध्यान दीजिएगा, लिखना नहीं, पहले समझेंगे। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है कि आपके पास, सपोज करो कोई एक स्पेसिमेन है, जैसे आयरन है, आपके पास कोई एक स्पेसिमेन है। उस स्पेसिमेन में अगर मैं इस स्पेसिमेन को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो ये थोड़ी देर के बाद इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। मैं अभी एक छोटी सी चीज ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं, डिटेल अगली क्लास में आएगी जब हम डाया फेरो और फेरो का डिफरेंसेस करेंगे। अभी मैं बेसिकली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात कर रहा हूं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व कर रहा होता है वो कैसे बिहेव करता है? एज अ मैग्नेटिक डायपोल। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डोमेन्स। अब अगर आपके पास कोई एक सब्सटेंस है जिसमें जो डोमेन्स हैं वो रैंडमली ओरिएंटेड है, ये एरो जो बना रहा हूं ये साउथ बना रहा हूं, ये नॉर्थ है, ये डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड है, तो ये जो स्पेसिमेन है ये क्या होगा? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब अभी इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। अब अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, मैंने इसको उठा के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो क्या होगा? ये डोमेन्स को एक डायरेक्शन में अलाइन करना शुरू कर देगा। सो ओवरऑल अलाइन अब राइट साइड पे हो गया कि नहीं हो गया? अगर फील्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता हूं तो क्या होगा? मैग्नेटिक डोमेन सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। सो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ये कितनी अलाइनमेंट होती है। पहला वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाओगे। आप कमजोर सी फील्ड लगाओगे तो क्या होगा? डोमेन्स लेफ्ट राइट है, उनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो कोई राइट पे है कोई लेफ्ट पे है, वो आप सुनेगा भी नहीं उस मैग्नेटिक फील्ड की कि कम फोर्स लग रही है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा दूं तो वो ज्यादा उसको अलाइन करने की कोशिश करेगा। दूसरा वो डिपेंड करता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे। अब अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें डोमेन रिजिड है, वो नहीं हिलते, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, एटम्स अपनी जगह से नहीं हिलते, मैग्नेटिक डोमेन्स अपनी जगह से नहीं हिलते, तो वो क्या होगा? वो आपके पास वो आपका स्पेसिमेन क्या होगा? मैग्नेटाइज नहीं होगा अगर आप ज्यादा फील्ड लगाओ तब भी। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कोई मटेरियल जो इजीली अलाइन हो जाए जिसके डोमेन्स। तो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है, एक कि फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, दूसरा वो डिपेंड करता है कि स्पेसिमेन कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होती है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, लिखना नहीं, आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड, that how easily it can magnetize a given specimen। कोई फील्ड कितना इजीली किसी स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज कर सकती है, वो क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ये किसकी प्रॉपर्टी है? फील्ड की। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? H से। बात समझ में आई? इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है
B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स H। B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स H। जैसे अगर आप सोलेनॉइड की बात करो, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट टाइम्स Ni, तो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होगी Ni। बात समझ में आई? सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होगी Ni। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर? ये होता है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। पहले इतना लिखो फटाफट। नेक्स्ट टर्म, ये एक टर्म थी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। दूसरी टर्म होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। लिखना नहीं, समझना ध्यान से। इसको आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कई कई जगह कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा। रीजन क्या है? एम से तो मैग्नेटिक मोमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम बड़े सारे हो गए, तो किससे क्या क्या करेंगे, एक ही बेचारे उससे। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको आई से रिप्रेजेंट करूंगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, नाम देखो कितना क्लोज है। पहला कौन सा है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट induced per unit वॉल्यूम। अभी देखो मैंने क्या बताया, जब हम किसी स्पेसिमेन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन होके क्या हो जाते हैं? मैग्नेटाइज हो जाता है। तो कितना मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बेसिकली आप कह सकते हो इट इज द ईज विद विच a specimen can be magnetized in a given field। स्पेसिमेन कितना इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है गिवन फील्ड में। मतलब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या था? फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकती है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? स्पेसिमेन कितना मैग्नेटाइज हो सकता है। जैसे ये एक स्पेसिमेन 1 है, एक और होता मेरे पास स्पेसिमेन 2। गिवन फील्ड में सपोज ये ब्लैक वाला ज्यादा वो हो रहा है मैग्नेटाइज, तो इसको क्या बोलूंगा? इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है। एक ही फील्ड है, दोनों में लगाई, नीचे वाला ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया, तो इसकी क्या ज्यादा है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आई? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होती है कि फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग आप लगा रहे हो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाओगे उसकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और स्पेसिमेन ज्यादा मैग्नेटाइज होगा तो उसकी क्या ज्यादा होगी? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दोनों में फर्क समझ में आ गया? पक्का? नाम क्लियर? दोनों में फर्क क्लियर? ओके। सो मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया? ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। न्यूमेरिकली भी करेंगे इसको, ठीक है। तीसरी टर्म जो हम आप बात करेंगे उसका नाम है रिलेटिव परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर म्यू नॉट बोलूं तो ये हो जाता है परमिएबिलिटी ऑफ एयर। म्यू ऑफ मीडियम बोलूं ये हो जाता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम
परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? परमिएबिलिटी इज द ईज विद विच magnetic field can pass through a medium. कोई मीडियम कितना अपने थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को पास होने के लिए परमिट करता है, परमिएट करती है कितनी मैग्नेटिक फील्ड किसी मीडियम को, उसको हम क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी थी, वो क्या था? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, मतलब परमिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एयर। उसी तरह से रिलेटिव परमिएबिलिटी ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ एयर। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ एयर। जैसे परमिटिविटी में था परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर, वो क्या होता था? रिलेटिव परमिटिविटी। वैसे यहां पे परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ एयर, ये क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या ये सबको क्लियर है? पक्का? प्लीज लिख लीजिए इसको। एक छोटा सा एक्सप्रेशन और, एक मिनट रुक जाओ, एक छोटा सा एक्सप्रेशन और वो रह गया, ध्यान दो इधर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हमने देखा। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी में मैंने बोला B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स H। ये कौन सी है? ये अप्लाइड फील्ड है। ये B जो है, ये B कौन सा है? अप्लाइड फील्ड। इन एयर, ये एयर है, म्यू नॉट है। अब जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में हम यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड, ये हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स आई। ये अभी थोड़ी देर में इलैबोरेट करूंगा। इंड्यूस्ड, क्योंकि ये देखो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ? यहां पे मैंने स्पेसिमेन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इसमें क्या हो रहा है? डोमेन्स अलाइन हो गए, तो ये भी तो मैग्नेट बन गया। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई कि नहीं हुई? तो ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसके लिए मैथमेटिकल कौन सा एक्सप्रेशन यूज करेंगे? म्यू नॉट टाइम्स आई। और जो अप्लाइड फील्ड होगी उसके लिए क्या यूज करेंगे? म्यू नॉट टाइम्स एच। दोबारा ये चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड हैं। अप्लाइड फील्ड के लिए आप यूज करोगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एच। इंड्यूस्ड फील्ड के लिए आप यूज करोगे B इज इक्वल टू B इंड्यूस्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। और अगर मीडियम है, अगर हम बात करें अप्लाइड फील्ड इन मीडियम या फील्ड इन मीडियम, उसके लिए हम यूज करते हैं B इज इक्वल टू म्यू टाइम्स H, म्यू ऑफ मीडियम। ये क्या है? B नॉट लिख दो इसको, एयर में है ना, इसको B नॉट नाम दे देते हैं। तो B नॉट, अभी तक मैंने जो बताया वो B नॉट था, तो यहां पे B मीडियम में कितना हो जाएगा? म्यू टाइम्स H। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं? अगर B इन एयर बोल रहा हूं तो मैंने म्यू नॉट टाइम्स H बोला। B इन मीडियम बोलूंगा तो वो क्या हो जाएगा? म्यू ऑफ मीडियम इंटू H हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मानते हो ना? इसको प्रॉपर लिखो, इसको यूं लिखो, B ऑफ मीडियम इज इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम टाइम्स H, या सिंपली म्यू टाइम्स H। सो क्या ध्यान रखना है? B ऑफ एयर, दोबारा सुनो, अप्लाइड फील्ड होगा B ऑफ एयर, म्यू ऑफ एयर इंटू H। अप्लाइड फील्ड है B इन मीडियम इज म्यू ऑफ मीडियम इंटू H। इंड्यूस्ड फील्ड है, उसके लिए B इंड्यूस्ड इज म्यू नॉट टाइम्स I। H नहीं, क्या यूज करोगे उसमें? I।
आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एच क्या है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। समझ में आ गया? इसको लिखो, नेक्स्ट पेज कर देता हूं फिर मैं, फटाफट लिख लो। हो गया ना? ये तो छोटा सा था, इतना तो कर ले, फटाफट कर ले बेटा। ये लिख लो प्लीज। आगे देखिए, नेक्स्ट है इनका रिलेशन। इनका रिश्ता क्या कहलाता है? ये जितनी टर्म्स मैंने यूज की, प्लीज ध्यान देंगे। इसको लिखने का भरपूर समय मिलेगा, इसको लिखने का टाइम मिलेगा, प्लीज ध्यान देंगे। हाँ जी बेटा, बाद में पीडी अगर रह गया तो पीडीएफ से लिख लेना बेटा। इधर देखो, रिलेशन आपके पास ये एक सोलेनॉइड है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, समझने पे फोकस दीजिएगा। ये एक सोलेनॉइड है, इसमें से कुछ करंट पास कर रहा है, तो इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी बीच में, होगी कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड विद एयर इन बिटवीन वो हो जाएगी बी नॉट, जिसको हमने क्या फॉर्मूला लिखा? म्यू नॉट टाइम्स एच। क्या यहां तक बात समझ में आती है? बी नॉट ये हो गया म्यू नॉट टाइम्स एच। अब मैंने क्या किया? इसमें डाल दिया एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से हुआ क्या? बार मैग्नेट में भी मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब पास होगी, या एक, चलो बार मैग्नेट नहीं, सॉरी बार मैग्नेट नहीं, माय मिस्टेक, बार मैग्नेट नहीं, मैंने एक डाल दिया आयरन रॉड। आयरन में, आयरन क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक। आप छोड़ो फेरोमैग्नेटिक, आयरन इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। आयरन इजीली मैग्नेटाइज होता है, क्यों? क्योंकि इसके डोमेन्स रैंडम हो गए अगर शुरू में, तो बाद में अगर फील्ड में रखूंगा तो वो डोमेन्स क्या हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे। सो इसके डोमेन्स अलाइन हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन आयरन वो हो जाएगी बी इंड्यूस्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। हां कि ना? अभी बताया था मैंने, इंड्यूस्ड फील्ड क्या हो जाएगी? म्यू नॉट टाइम्स आई। अप्लाइड कितनी होती है? म्यू नॉट टाइम्स एच। अच्छा, मतलब अगर मैं इसको कंबाइंड सिस्टम मान रहा हूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी, अब मीडियम आ गया, ये हो जाएगा म्यू टाइम्स एच। ये तीन स्टेटमेंट समझ में आती है? अप्लाइड, जब बीच में आयरन नहीं था तो अप्लाइड कितना हुआ? म्यू नॉट टाइम्स एच। जब बीच में डाल दिया आयरन तो आयरन में हुआ इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड कितना होगा? म्यू नॉट टाइम्स आई। अब ये सिस्टम क्या बना? हवा की जगह बीच में कोई और मीडियम है तो म्यू टाइम्स एच। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? बी टोटल इज बी अप्लाइड प्लस बी इंड्यूस्ड। यस और नो? टोटल फील्ड बीच में क्यों चेंज हुई? क्योंकि अप्लाइड तो उतनी है, करंट तो उतना ही है, फील्ड तो उतनी है, बट अंदर जो मटेरियल डाला वो भी मैग्नेटाइज हो गया, उसने भी अपनी फील्ड प्रोड्यूस कर दी, तो टोटल फील्ड कितनी हो गई? अप्लाइड प्लस इंड्यूस्ड। वैल्यू डालो, ये हुआ म्यू नॉट टाइम्स एच प्लस म्यू नॉट टाइम्स आई। तो एक रिश्ता क्या बना? नीचे ले जाओ म्यू नॉट को, बी बाय म्यू नॉट इज एच प्लस आई, तो आई इज इक्वल टू बी बाय म्यू नॉट माइनस एच। एक तो रिलेशन आप ये यूज करोगे, ये काम का है, इनका आपस का रिश्ता, किनका? अप्लाइड फील्ड और इंड्यूस्ड फील्ड का, मतलब अप्लाइड फील्ड इंड्यूस्ड फील्ड कर रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और दूसरा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। दूसरा रिलेशन, ये रिलेशन 1 हो गया।
रिलेशन नंबर 1, पहला रिश्ता ये कहलाता है। दूसरा रिश्ता क्या है? रिलेशन नंबर 2, सेकेंड रिलेशन है B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी इंड्यूस्ड, यही था ना। वैल्यूज डालो, B की जगह म्यू टाइम्स H, पहले नहीं डाला था ना, नेट लिया था, इधर हुआ म्यू नॉट टाइम्स H प्लस म्यू नॉट टाइम्स I, हाँ कि ना। म्यू से म्यू नॉट से डिवाइड करो, म्यू बाय म्यू नॉट इंटू H इज H प्लस I, H से डिवाइड करो, ये कितना हो गया? रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस I बाय H, हाँ कि ना। इस I बाय H को हम बोलते हैं 1 प्लस काय सबस्क्रिप्ट M। ये जो काय M है, जाना पहचाना लग रहा है ना, ये जो काय M है ये कहलाता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। लखलाना थी कुत्तिया, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी किया था, K इज इक्वल टू 1 प्लस काय, ये भी तो वही है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी। ये पर ससेप्टेबिलिटी कौन सी है? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो ससेप्टेबिलिटी क्या होती है? ससेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ससेप्टेबिलिटी कौन सी मैं बात कर रहा हूं? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज द ईज विद विच स्पेसिमेन can get magnetized even with small amount of field। कम फील्ड लगाया फिर भी वो मैग्नेटाइज हो गया। ससेप्टेबल मतलब क्या होता है? मेरे को बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, हल्का सा मौसम चेंज हुआ जुकाम हो गया, आई एम मोर ससेप्टेबल टू चेंज इन वेदर। ये एक स्पेसिमेन है, थोड़ी सी फील्ड लगी तब भी इसके डोमेन्स अलाइन हो गए, मतलब इट इज मोर ससेप्टेबल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है। और एक है ढीठ, लगा फील्ड मैं तो नहीं हो रहा मैग्नेटाइज, इसकी ससेप्टेबिलिटी कम है। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो ये क्या है? ससेप्टेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। ये भी रिश्ता काफी काम आएगा, ये भी रिश्ता काफी काम आएगा। स्पेसिफिकली ये 3 पॉइंट सबको समझ में आ गए? क्यों, कौन सा, कब, कौन सा एक्सप्रेशन यूज हुआ, ये काम का है। ये कहीं बुक में ना इस फॉर्मेट में नहीं लिखा होगा, इवन मैंने नोट्स में भी जान के इस फॉर्मेट में नहीं लिखा, कुछ तो फर्क होना चाहिए। ठीक है, प्लीज इतना लिखिए। अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद। ओके, कर लो कर लो कर लो कर लो। हाँ वो बता रहा हूं, लिख लें सारे, जब बोल दें हाँ हो गया तब समझाता हूं। ससेप्टेबल, चल समझ ही ले यार। ससेप्टेबल का मतलब क्या होता है? ससेप्टेबल का मतलब है कोई स्पेसिमेन कम फील्ड लगाने पे भी ज्यादा जो मैग्नेटाइज हो जाए उसको बोलेंगे वो फील्ड के लिए ज्यादा ससेप्टेबल है। जैसे सपोज कर तेरे पास 2 रबर बैंड है, एक धीरे ज्यादा फोर्स लगाने पे खिंचता है, एक कम फोर्स में भी ज्यादा खिंच जाता है। तो जो कम फोर्स में भी ज्यादा खिंच गया दैट इज मोर ससेप्टेबल टू फोर्स। समझ में आया? तो इसी तरह कोई स्पेसिमेन है, कम फील्ड लगाने पे भी वो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है, तो इसका मतलब उसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर बेटे? अब देखो रिलेशनशिप में देखो, अब रिलेशनशिप देखो, ससेप्टेबिलिटी की रिलेशन है I बाय एच। I बाय एच, I क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और H क्या है? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। तो ससेप्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी, मतलब जो ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय H मतलब कम फील्ड, तो जो कम फील्ड में भी ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाए उसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? ठीक है ना? इधर देखो ध्यान से, मैंने लिखा क्या, दोबारा देख लो। मैंने बोला ससेप्टेबिलिटी इज I बाय एच। ससेप्टेबिलिटी इज I बाय एच। I बाय एच का मतलब, I का मतलब क्या होता है कि कितना इजीली कोई स्पेसिमेन मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जो ज्यादा इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है उसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी, डिवाइडेड बाय H। H का मतलब अप्लाइड फील्ड, तो अप्लाइड फील्ड कम होगी तब भी जो ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाए उसकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी ना। तो ससेप्टेबिलिटी हो गया I बाय
H। यहां तक क्लियर? अगर रह गया किसी का लिखना तो प्लीज पीडीएफ से लिख लेना बाद में, पहले आगे देखो। अब हम शुरू, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इलेक्ट्रिकल भी होती थी, इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी पड़ी थी, ई लगाते थे उसमें, ये मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है, इसमें क्या लगाएंगे? एम। अब आ जाते हैं इस टॉपिक तक के न्यूमेरिकल्स पे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला आसान क्वेश्चन से स्टार्टिंग के, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सामने समझेंगे, सामने समझेंगे, जो टफ होगा वो लिखने का दूंगा। कह रहे टू मैग्नेटिक पोल्स वन ऑफ विच इज 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द अदर। तो पहला मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ m मान ली, दूसरे मैग्नेटिक पोल की पोल स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 4m, हाँ कि ना? एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 5 ग्राम फोर्स ऑन ईच अदर। फोर्स कितनी हो गई? 5 ग्राम फोर्स, तो 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम फोर्स। और किलोग्राम को न्यूटन में कैसे चेंज करते हैं? 9.8 से मल्टीप्लाई करके। सो आपके पास आ गया 49 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये इन दोनों के बीच में क्या हो गई? फोर्स। व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का गैप है दोनों के बीच में। स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल m और 4m निकालना है। क्या लगाओगे? कूलम्स लॉ का कोरस्पॉन्डिंग। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? μ0/4π m1 m2 बाय r²। f की वैल्यू कितनी दी है? 49 इंटू 10⁻³ μ0/4π होता है 10⁻7। r की वैल्यू है 10⁻1 मीटर, उसका स्क्वायर हो गया 10⁻2। m1 की जगह आया m, m2 की जगह आया 4m। आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा? कर दूं कंप्लीट? कर देता हूं, फुद्दू है। 49/4 इंटू 10⁻⁻5, नीचे 7, 10⁻2 इज m²। स्क्वायर रूट करो, 7/2 इंटू 10, 35। यूनिट्स बताओ क्या होंगे? पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं? दोबारा? AM। AM क्या होता है? A क्या होता है? एम्पियर। M क्या होता है? मीटर। याद है ना ये बात? सो पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स क्या होते हैं? एम्पियर मीटर। कैसे आते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, करंट इनटू एरिया का स्क्वायर। याद है? याद है ना? सो एम्पियर मीटर लास्ट क्लास में बताए थे बेटा। क्लियर? ये कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? कूलम्स लॉ जो इसमें लगता है। वैल्यू सीधी सीधी डाल दी, मेनली यूनिट कन्वर्जन। ऐसा यूनिट्स में लाइए और सॉल्व कीजिए, ठीक? सेकंड, ये लिखना होगा बाद में, पहले समझिएगा, समझ के लिखिएगा, टाइम दे दूंगा इसको लिखने का। टू मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स m and √3m, m√3 are joined to form a cross. Okay, पूरा ऊपर। The combination is suspended in a uniform magnetic field. The magnetic moment m now makes an angle theta to the field. Find the value of, एक मिनट मिस हो गया, find the value of angle theta. Find the value of angle theta. Find the value of angle थीटा। ठीक है जी? अब आपको क्या बोला, ध्यान दो। दो मैग्नेट्स हैं आपके पास, दो मैग्नेट्स हैं, एक है M, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है M, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है m√3। The combination is suspended in a uniform magnetic field B. The magnetic moment m now makes an angle theta to the field direction. Find the value of theta. ये जो m मैग्नेटिक मोमेंट है वो थीटा एंगल बना रहा है, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। अप्रोच क्या लोगे? किसके कंपोनेंट्स? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों के क्या लोगे? टॉर्क। मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रखते हो, मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो, द मैग्नेटिक मोमेंट m नाउ मेक्स एन एंगल थीटा टू द फील्ड डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन मान ली, ये थीटा मान लिया, तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। सो पहले वाले पे जो टॉर्क लगेगी
और दूसरे वाले में जो काउंटर टॉर्क लगेगी, दोनों एक दूसरे को क्या करनी चाहिए? बैलेंस। सो इक्विलिब्रियम में ये सिस्टम अगर एक तरफ से क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, दोनों की टॉर्क क्या होनी चाहिए? बैलेंस करनी चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? एम बी साइन थीटा। सो एम बी साइन थीटा बराबर होगा √3m बी साइन, उसका एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा। एम बी साइन थीटा इज √3 कॉस थीटा। आपके पास आया tan थीटा इक्वल टू √3। थीटा की वैल्यू आ गई π/3, 60 डिग्री। लॉजिक समझ में आ गया? बेटे देख, मेरे को नहीं पता फील्ड किस डायरेक्शन में, ठीक है? ये दोनों हैं, ये अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, एक इस ओरिएंटेशन में, एक इस ओरिएंटेशन में। टॉर्क क्या होता है? m क्रॉस b। अगर इधर m क्रॉस b ऊपर की तरफ है तो इधर m क्रॉस b अंदर की तरफ हुआ कि नहीं हुआ? सो दोनों टॉर्क्स क्या होंगी? कैंसिल आउट कब करेंगी? ये इधर है, ये अंदर है। रुकेगा कब? जब इसका टॉर्क और इसका टॉर्क क्या करेगा? एक दूसरे को बैलेंस आउट करेगा। ओवरऑल नेट टॉर्क क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट होगी, तभी सिस्टम रुकेगा ना। तो इक्विलिब्रियम में दोनों के टॉर्क्स को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया, सिस्टम रुक गया। ठीक है, लिखने का काम हो जाएगा। ये नोट्स में भी है, नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये सॉल्व एग्जाम्पल है। नोट्स में इस चैप्टर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, सारे सॉल्व है, इसमें अनसॉल्व की जरूरत नहीं है। मैं हर टाइप का एक एक दो दो समझा रहा हूं ताकि आप इजीली उनके बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। और देखो सब दोबारा, बेटे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? m क्रॉस b। क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन कैसे निकालता है? राइट हैंड रूल। जो पहला टॉर्क है m और b, m से b की तरफ कर्ल कर, फील्ड टॉर्क हो गया आउटवर्ड्स। ऊपर वाले में मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड से कर्व कर, कहां डायरेक्शन आई? ऑपोजिट आई कि नहीं आई? ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। ओवरऑल सिस्टम अपनी जगह पे रहेगा। ठीक बेटा? अच्छा, आपके पास 2-3 मिनट का समय है इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाने का। देखो इधर, कोई बात नहीं, ध्यान दो। पहले इसमें कुछ टर्म्स को पकड़ते हैं, जो ये अजब गजब, अजब प्रेम की गजब कहानी है। एक आयरन बार है, उसका ये दिया हुआ है डायमेंशंस 5x1x1। ये एक आयरन बार है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है। मैग्नेटिक मोमेंट उसमें एक एटम की इतनी है, तो जितने एटम्स होंगे एक की मैग्नेटिक मोमेंट को मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी पूरे सिस्टम की। अच्छा जी, बाद में देखते हैं व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार। पूरे बार की निकालनी है। मैग्नेटिक सैचुरेशन, इस टर्म का क्या मतलब है? इस टर्म का मतलब है जब सारे के सारे अलाइन हो जाएं। याद है, कम फील्ड लगाई थी तो थोड़ी रैंडमनेस रह गई थी, ज्यादा फील्ड लगा दी थी तो क्या हुआ था? सारे डोमेन्स अलाइन हो गए थे। तो सैचुरेशन का मतलब जब सबके सब अलाइन हो जाए, सबके सब लाइन में लग जाए। अब सबके सब लाइन में लग जाए, इसका मतलब सारे एटम्स की मैग्नेटिक मोमेंट जुड़ जाएगी। तो पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे? मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट से कैसे निकालोगे? डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है। डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, मास निकल जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्या फायदा उसका? मास निकाल के करोगे क्या? नंबर ऑफ एटम्स निकालने। कैसे लगाओगे? सोचो, क्या लगाओगे? एवोगाड्रोस नंबर लगाओगे कि नहीं लगाओगे? मोल कॉन्सेप्ट लगाओगे कि नहीं? तो मास निकालने के बाद मोलर मास आपको दिया हुआ है 56, मोलर मास दिया हुआ है, तो इससे क्या निकलेगा? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकाल के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, करके दिखाता हूं। मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, वैल्यू में छोड़ूंगा और पूरा क्वेश्चन सीजीएस में करूंगा। लास्ट में एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों एसआई में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि लास्ट में वो जो मैग्नेटिक मोमेंट एक एटम की है ना, वो किस में दी हुई है? एसआई में दी हुई है। या तो शुरू से ही एसआई में लेके चलो, चॉइस तुम्हारी है। बोलो कैसे कहते हो? एंड में करेंगे, चलो जैसे दीदी बोले। ठीक है, हमें बोला आयरन बार 5/1/1, मैग्नेटिक मोमेंट इज इतना। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट? अब डेंसिटी गिवन है, मास ऑफ आयरन बार, ये हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है?
5 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना ग्राम मास आ गया, इतना ग्राम क्या आ गया, मास आ गया। कितना आया ये, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 39 ग्राम्स। अब 56 इसका मोलर मास है, तो बोलोगे 56 ग्राम्स ऑफ आयरन कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 23 atoms of iron। हाँ की ना। सो 1 ग्राम 39 सीधा ले लेते हैं, 39 grams of iron contains 6.023 into 10 to the power 23 upon 56 into 39 atoms of iron। कैलकुलेशन हो जाएगी, ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। देयरफॉर अब ये एटम्स में है, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट वो कितनी हुई, एक की मैग्नेटिक मोमेंट -23 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स 6.023, 6 ले लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, इंटू 39 डिवाइडेड बाय 56। कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा। यहां तक क्लियर? पहला पार्ट समझ में आ गया सबको? पहला पार्ट क्लियर। सेकंड, what torque will have to be applied to keep the bar magnet to an external bar perpendicular to the external magnetic field of 15,000 गॉस। तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, जितना फील्ड उस पर टॉर्क लगाएगी उतना ही मुझे भी लगाना पड़ेगा उल्टी डायरेक्शन में। सो टॉर्क कितना लगाएगा, जितना फील्ड लगाएगी। टॉर्क का फॉर्मूला mb sin 90। सो m कितना है, m ये निकाल चुको, ये निकाल लोगे, ये m आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी हुई है, 15,000 गॉस, 1.5 टेस्ला। ठीक है, समझ में आ गया सबको? कैलकुलेशन हो जाएगी, लॉजिक क्लियर। अगला देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन एटम ऑफ रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। एक इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। कितनी रेडियस कितना है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 to the power -10 with a velocity of 2 into 10 to the power 6 meters per second। कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला, इक्वलेंट करंट क्या बताया था, E बाय चार्ज अपॉन टाइम टेकन। याद है बोर मैग्नेटॉन की डेरिवेशन? बस वह इंटरमीडिएट स्टेप्स चाहिए। चार्ज की वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19, वेलोसिटी की वैल्यू 2 into 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू रेडियस 0.5 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेशन हो जाएगी। सेकेंड पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 I बाय 2r। μ0 पता है, I पता है, 2 पता है, r पता है। कैलकुलेशन हो जाएगी। थर्ड पार्ट, मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया। करंट आप निकाल चुके हो, एरिया आपको पता है, कैलकुलेशन करिए और आंसर निकाल लीजिए। लॉजिक समझ में आ गया? पक्का सब बच्चों को? अब यही पर्टिकुलर क्वेश्चन हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां का तो कोई नया फॉर्मूला तो लगा ही नहीं ना। यही कॉन्सेप्ट हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में भी किए थे, तो ये वहां का भी क्वेश्चन आप सोच सकते हो। आगे यहां से वो डेक्लिनेशन इंक्लिनेशन वाले क्वेश्चन शुरू है। आपको क्वेश्चन कह रहा है डेक्लिनेशन एट अ प्लेस इज 15 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ।
declination at a place is 15 degrees west of north. ये ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, ज्योग्राफिक ईस्ट, ज्योग्राफिक वेस्ट. डेक्लिनेशन है 15 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब ये 15 डिग्री एंगल है. ये हो गया मैग्नेटिक साउथ, ये हो जाएगा मैग्नेटिक नॉर्थ. यही मतलब हुआ ना, मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ, उसके बीच में ही एंगल होता है डेक्लिनेशन. इन विच डायरेक्शन शुड अ शिप बी स्टीयर्ड सो दैट इट रीचेस द प्लेस ड्यू ईस्ट. ईस्ट की तरफ पहुंचना है हमारी शिप ने यहां जाना है. कहां स्टीयर करूंगा, कितना एंगल, 90 प्लस 15, क्योंकि शिप पे तो कंपास दिखेगा ना. शिप का जो कंपास होगा वो कहां पॉइंट कर रहा होगा, इधर पॉइंट कर रहा होगा. तो कितने डिग्री पे स्टीयर करना पड़ेगा, 105 डिग्रीज. देयरफॉर शिप मस्ट बी स्टीयर्ड टू 105 डिग्रीज ईस्ट. बात समझ में आ गई, क्योंकि शिप पे जो बंदा बैठा है उसका जो मैग्नेटिक कंपास है वो यहां इस तरफ मैग्नेटिक साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, इधर पॉइंट कर रहा है. तो उसको अगर ईस्ट में जाना है, ज्योग्राफिक ईस्ट में, तो कितने एंगल पे उसको स्टीयर करना पड़ेगा शिप को, 105 डिग्री पे स्टीयर करना पड़ेगा ना. समझ में आ गई बात, इजी था. ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकते हैं, जिसमें आपको डायग्राम बना के सोचना है. और बहुत आसान क्वेश्चन, और एग्जाम में सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यही वाले क्वेश्चन आते हैं. इतने फुद्दू हैं कि आप सोच भी नहीं सकते. आपको बताया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, बी कॉस डेल्टा. वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, बी साइन डेल्टा. दोनों को डिवाइड करो क्या बनता है, टैन डेल्टा. उसी बेसिक फॉर्मूलास पे. एट अ प्लेस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ धरती माता का मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट. ये कम से कम 5-10 बार आया है पेपर में. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 1/√3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट. यही बोला. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, बी कॉस डेल्टा. वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन डेल्टा. बी भी भाग गई इनकी. टैन डेल्टा कितना हुआ, √3. डेल्टा डेल्टा कितना हुआ, 60 डिग्री. आ गया डिप. फाइंड द एंगल ऑफ डिप. पहले ये निकल गया. ठीक है. इसके बाद बोल रहा है वर्टिकल कंपोनेंट धरती माता का चुंबकीय क्षेत्र क्या निकालना है, वर्टिकल कंपोनेंट, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिया 0.4. सो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, बी साइन डेल्टा. बी की वैल्यू कितनी, 0.4. साइन डेल्टा मतलब साइन 60. साइन 60 का मतलब √3/2. सो 0.4 इंटू √3/2 गॉस. खत्म. इजी. चीपस्टर क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं बेसिक क्वेश्चंस. सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यही आते हैं एग्जाम में, एक एक नंबर के फुद्दू से. ठीक. और देखें, अब आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन में जो एज अ डेरिवेशन भी आ सकता है. ये अभी तक का कराया हुआ सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है. सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है. सामने देखिए, क्वेश्चन को समझने की चेष्टा कीजिएगा. If Δ1 and Δ2 be the angles of dip observed in two vertical planes at right angles to each other and delta is the true angle of dip, prove that इतना इतना. 3 डिप हमने तो एक पढ़ी है भाई, हमने तो एक डिप पढ़ी है. ये 3 कहां से आ गई, ये क्या कंजर बना है. जरा ध्यान देना. एंगल ऑफ डिप क्या होता था, हॉरिजॉन्टल के साथ नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बनाता है, यही होता है. प्लीज इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये समझने वाली चीज है. इस तरह सपोज करो मैग्नेटिक कंपास इधर पॉइंट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर आप इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पकड़ते हो, नीचे जाता है, ये क्या होता है, एंगल ऑफ डिप. इतना याद है ना, ये क्या होता है, एंगल ऑफ डिप. एंगल ऑफ डिप के लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, टैन डेल्टा इज इक्वल टू BV/BH. यस और नो. इस पे ये जो मैग्नेट है, ये जो मटेरियल है, इस पे हॉरिजॉन्टल का भी इफेक्ट है, इस पे वर्टिकल का भी इफेक्ट है. अब सपोज करो मैं इसकी मूवमेंट को
रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं इस प्लेन में। एक्चुअली में उसको इधर जाना था क्योंकि ये है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैंने बोला ना ना मुन्ना ना, तू इस प्लेन में मेजर हो। इस प्लेन में वर्टिकल तो पूरा का पूरा इफेक्ट डालेगा, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ पूरा इफेक्ट नहीं डाल पाएगी ना। दोबारा देखो, मैंने बोला इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल का इफेक्ट है, वर्टिकल का इफेक्ट है, रिजल्टेंट के अलोंग जा रहा है। अब अगर मैं इसके मूवमेंट को इस प्लेन की जगह इस प्लेन में कर देता हूं, तो इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल का पूरा इफेक्ट नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल इस तरफ था, उसका कंपोनेंट होगा ना इस तरफ, तो हॉरिजॉन्टल के एक कंपोनेंट का इफेक्ट होगा, वर्टिकल का पूरा इफेक्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 बी द एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल्स। मतलब ये दो वर्टिकल प्लेन मैंने मान लिए। एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, ये वाली प्लेन एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन ये है। तो इस प्लेन में मैं टैन डेल्टा को क्या लिख सकता हूं, बीवी बाय बीएच। अब जरा ध्यान दीजिए, ये प्लेन के साथ थीटा एंगल मान लिया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक इफेक्ट इधर हो गया BH cos थीटा, एक ऊपर हो गया BH sin थीटा। अब इस प्लेन में मान लिया डेल्टा 1 एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व हो रहा है, इस प्लेन में मान लिया डेल्टा 2 एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व हो रहा है, और ओरिजिनल प्लेन में एंगल ऑफ डिप कितना था, डेल्टा। तो टैन डेल्टा 1 कितना होगा, BV बाय BH cos थीटा, हां कि ना, क्योंकि वर्टिकल का इफेक्ट पूरा है, हॉरिजॉन्टल का इफेक्ट कितना हो गया, BH cos। दूसरी प्लेन में टैन डेल्टा 2 कितना हुआ, BV बाय BH sin थीटा, हां कि ना। मुझे रिश्ता किसका चाहिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 का। मुझे थीटा थाटा नहीं चाहिए, तो इन दोनों से थीटा को एलिमिनेट करो। पहले वाले से इस एक्सप्रेशन से आप लिख सकते हो cos थीटा इज BV बाई BH अपॉन टैन डेल्टा 1। BV बाई BH कितना है, टैन डेल्टा, तो इसको मैं लिख सकता हूं टैन डेल्टा डिवाइडेड बाय टैन डेल्टा 1। इस एक्सप्रेशन से मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज BV बाई BH अपॉन टैन डेल्टा 2। तो यहां से एक्सप्रेशन कितना आया, टैन डेल्टा अपॉन टैन डेल्टा 2। दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दो, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू टैन स्क्वायर डेल्टा अपॉन टैन स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस टैन स्क्वायर डेल्टा अपॉन टैन स्क्वायर डेल्टा 2। टैन ये 1 हो गया, टैन स्क्वायर को नीचे लेके जाओ, 1 बाई टैन स्क्वायर डेल्टा इज 1 बाई टैन स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस 1 बाई टैन स्क्वायर डेल्टा 2। आपके पास आया कॉट स्क्वायर डेल्टा इज कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2। ये जो एक्सप्रेशन आया, ये आप एज अ न्यूमेरिकल में फॉर्मूले की फॉर्म में यूज कर सकते हो, खुला, कोई टेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में भी किया हुआ है, डायरेक्ट एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डेल्टा क्या है, एक्चुअल एंगल ऑफ डिप, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 क्या है, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ डिप इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। देखो जरा ध्यान से, डिप सर्कल शोज द एपरेंट डिप एज 60 डिग्री, एपरेंट डिप डेल्टा 1 हो गया 60 डिग्री, वेयर ट्रू डिप इज 45, डेल्टा की वैल्यू 45 है। कह रहा है इफ द डिप सर्कल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, मतलब अब दूसरी प्लेन में पहुंच गया, अब कितना डिप होगा, मतलब डेल्टा 2 निकालना है। यह पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बात समझ में आई। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स के बीच में डेल्टा 1 और डेल्टा 2, और नेट कितना, डेल्टा। सो इसका फॉर्मूला लगाइए, टैन स्क्वायर डेल्टा
इज tan स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस tan स्क्वायर cot स्क्वायर डेल्टा 2 इज cot स्क्वायर डेल्टा माइनस cot स्क्वायर डेल्टा 1. cot स्क्वायर डेल्टा 2 कितना हो गया, निकालना है. cot स्क्वायर डेल्टा मतलब cot स्क्वायर 45 माइनस cot स्क्वायर 60. cot स्क्वायर 45 1, cot 60 1 by रूट 3. ये कितना हुआ 2 by 3. तो cot डेल्टा 2 कितना हुआ रूट 2 by 3. डेल्टा 2 आ गया cot इनवर्स रूट 2 by 3. बात समझ में आ गई सबको? क्लियर जी. उसमें आपने cos थीटा sin थीटा को रिप्लेस कैसे किया? रिप्लेस नहीं किया बेटे, मैंने इस cos को इधर ले गया, tan डेल्टा को नीचे ले आया. ठीक है, दोनों से, एक से cos एक से sin निकाला और स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दी, क्योंकि मुझे थीटा क्या करना था, एलिमिनेट करना था. अब आज का आप होमवर्क सुन लीजिए. किस क्वेश्चन में बेटे? दोबारा बेटा. इसके पीछे वाला क्वेश्चन जो था, सेकंड लास्ट स्टेप एक बार. सेकंड लास्ट स्टेप मतलब ये वाला cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को 1 लिख दिया. राइट साइड का जो tan स्क्वायर है उसको कॉमन निकाल के लेफ्ट साइड पे नीचे ले आए. ठीक है, अब आपका होमवर्क सुनिए. इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो हैं असाइनमेंट के, उसके फर्स्ट 20 करने हैं. पेज नंबर बता रहा हूं. असाइनमेंट, एक सेकेंड बिटिया. असाइनमेंट सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1 to 20, पेज नंबर है ये असाइनमेंट बुकलेट का. एक मिनट देना, मैं टॉपिक नंबर बता देता हूं, पुरानी बुक है मेरे पास. कौन सा? 70. पेज नंबर, टॉपिक 5.27 ना. हाँ, पेज 70, टॉपिक 5.27. ठीक है, ये करना है बाय नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.